अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। आज का जो लेक्चर है वो मॉडर्न फ़िज़िक्स, आइंस्टाइन फ़िज़िक्स, पार्टिकल और क्वांटा फ़िज़िक्स, रिलेटिविटी फ़िज़िक्स, कई नाम है इसके, उससे मुताल्लिक़ उससे रिलेटेड टॉपिक है। इसको जस्ट सब्जेक्ट का एक टॉपिक या हमारे सिलेबस का एक टॉपिक या इम्तिहान के लिहाज से नहीं समझिएगा। इसको एक जर्नल डेली लाइफ टॉपिक समझ के उसके ऊपर थोड़ा तवज्जो रखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको जो उर्दू ज़बान में कहा जाता है नज़रिए इज़ाफ़ियत। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको थोड़ा मैं पहले इसका प्रीव्यू या प्रीएम्बल दूंगा ताकि कुछ कम्युनिटी का इसके अंदर इंटरेस्ट बने कि ये क्या चीज़ है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो इसमें लफ्ज़ आ रहा है रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन ने उठाया रिलेटिव मोशन से। आप लोग ये जो है सुनते आए होंगे लफ्ज़ रिलेटिव मोशन, कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रही हों तो ये रिलेटिव मोशन है। जैसे अगर आपने कभी फ़िज़िक्स में वेव्स एंड साउंड में डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ा हो तो उसमें भी एक रिलेटिव मोशन है। तो ये उसी अंदाज में एक लफ्ज़ है रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने इसको इस जगह से उठाया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जो हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या फ़िज़िकल पैरामीटर्स की स्टडी और ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ऑब्ज़र्वेशन या उन पैरामीटर्स की ऑब्ज़र्वेशन और मेजरमेंट एक रेफरेंस फ्रेम के ज़रिए होती है। अब वो रेफरेंस फ्रेम जो है वो कहलाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो तरह के हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी नॉन एक्सेलरेटेड ज़ीरो एक्सेलरेशन से मूव करता हो या रेस्ट में हो। इसी के बरक्स एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में हो, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से हैविंग एक्सेलरेशन मूव कर रहा हो, चल रहा हो। अब इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपनी कोई कार या किसी ऑटोमोबाइल या किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं। अब आप एक काम करें, आपके हाथ में कोई बॉल है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसको आप उस चलती हुई गाड़ी के ओपन विंडो से वर्टिकली ऊपर की जानिब थ्रो करें और इस अमल के दौरान किसी ऑब्ज़र्वर को सड़क के किनारे भी खड़ा कर दें। तो अब यहाँ पे दो ऑब्ज़र्वर होंगे। एक वो गाड़ी में मौजूद पैसेंजर या उसका ऑक्यूपेंट, मुसाफिर जो उसके अंदर है, जो ख़ुद गाड़ी के साथ हरकत में गाड़ी के साथ मूव कर रहा है, और दूसरा एक्सटर्नली एक आउटसाइडर ऑब्ज़र्वर जो पेडेस्ट्रियन है या बाहर खड़ा हुआ है और इस अमल को देख रहा है। अब दो ऑब्ज़र्वेशन एक ही इवेंट की आएगी आपके सामने। अब ये आप पहले प्रेडिक्ट करें कि सर क्या बोलेंगे। यानी मैंने वर्टिकली जो है बॉल को अपवर्ड थ्रो किया फ्रॉम अ मूविंग कार। अब आप विजुअलाइज़ करें अपने तौर पर कि आप उसके पाथ को कैसा तसव्वुर करते हैं। उस उछाले गए बॉल को, गेंद को
उसके रास्ते को कैसा तस्वुर करते हैं। अब दोनों रिस्पेक्ट रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर और ऑक्यूपेंट ऑफ द कार, सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल और आउटसाइडर ऑब्जर्वर। आपके दिमाग में क्या आता है कि बॉल चलती हुई गाड़ी से उछाला गया है, कुछ आया दिमाग में? अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रा देखिएगा मैच हुआ या नहीं। जो कार में बैठा हुआ शख्स है उसके लिए उस थ्रोन बॉल का मंजरनामा ऐसा हो गया, और जो उसके बाहर है उसके लिए ऐसा हो गया। अब एक ही इवेंट की दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब ये हुआ क्या? अब चूंकि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स खुद भी हरकत में था, तो इसलिए जब उसने उस चलती हुई गाड़ी से हरकत के दौरान एक बॉल को ऊपर उछाला, तो बिल्कुल उस रिलेटिव मोशन के उसूल के तहत जब उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसको ऐसा लगा कि ये बॉल ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना आगे गिरेगा ना पीछे गिरेगा। और ये आपको एक एस्टॉनिशिंग रिज़ल्ट लगना चाहिए। अगर आपके जो है सन रूफ वाली गाड़ी है, थोड़े अमीर हैं आप, तो अगर आप ये अमल करेंगे तो माने या ना माने आपके हाथ में गेंद वापस आएगा, अनलेस के सिर्फ बहुत हवा के झक्कड़ चल रहे हों और बाहर हवा तूफ़ान हो, एक नॉर्मल हवा नॉर्मल माहौल में। यकीन आया नहीं है अब यह ऑब्ज़र्वेशन आपकी, प्रैक्टिकल आपका। जबकि बाहर खड़े हुए शख्स के लिए एक पैराबोलिक पाथ कर्व बनाते हुए वो बॉल उसको दिखा के आगे जा रहा है, यानी उस कार के साथ, लेकिन वो बॉल को देख रहा है, गाड़ी को नहीं, तो बॉल उसको ऐसा जाते हुए दिखेगा, यानी कि उसको कर्व बनता हुआ दिखेगा। अब ये जो है ना, ये है रिलेटिव मोशन, ये है रिलेटिव मोशन। अब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश करने में दो चीज़ों का सहारा लिया। एक उसने जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ज़माने के जो है स्टडी को इस्तेमाल में लाया, जिसको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और दूसरे नंबर पे उसने लाइट और रोशनी को अपने ज़िक्र में लाया। इस बुनियाद पे ये थ्योरी एक बनी। अब ख़्याल है कि ये हैरानकुन है कि है थ्योरी और इसकी पजीराई और इसकी जो है शोहरत और मशहूरी बहुत ज़्यादा है, यानी इवन लॉज से भी ऊपर है। जो हम लॉज पढ़ते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स रखती हैं और बयानात होते हैं और प्रूवन होते हैं और दुरुस्त और साबित होते हैं। तो अब इसमें एक और चीज़ आएगी। ये सारा में प्रीव्यू जो लग रहा है लंबा जा रहा है, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा तो आपको समझ में और अच्छा लगेगा। ये इसी में अब एक चीज़ आती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज़ नज़र आएगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? गैलीलियो का लफ्ज़ आपने अगर सुनाओ, ये न्यूटन का कॉन्टेम्प्रेरी था, 17वीं सेंचुरी का बंदा है। गैलीलियो ने और न्यूटन ने इस चीज़ पे बड़ा काम किया कि अगर हम एक किसी फ्रेम में कोई मैकेनिक्स और मोशन के लॉज या इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो हम अगर वहाँ से एक और दूसरे फ्रेम में चले जाएं तो रिज़ल्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यानी इसको यूँ समझें कि मैं इस कमरे में जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ न्यूटन के लॉज प्रूफ करता हूँ, चाहे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या कोई इसकी इक्वेशंस। अगर मैं ये काम दूसरे एक बिल्कुल इसके सामने या दूसरे कमरे में या दूसरे घर में या दूसरे इलाके में जाके करूं तो रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। यानी अगर यहाँ एक्सेलरेशन a आ रही है तो दूसरे जगह पे भी a ही आएगी। अगर वेलोसिटी v आ रही है तो दूसरे भी जगह v आएगी। अगर यहाँ पे उस पर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड f आ रहा है न्यूटन, तो दूसरे में भी f न्यूटन आएगा। यहाँ पे किसी चीज़ को मैं मास और फोर्स और एक्सेलरेशन के साथ F = ma, जो मशहूर ज़माना सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे रिलेट करूं तो दूसरे फ्रेम में भी रिज़ल्ट अनचेंज रहेगा। अब इससे एक फीलिंग आएगी दिमाग में समझने वाले को, पढ़ने वाले को, कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं।
कि रिजल्ट्स रिमेन अनचेंज अनऑल्टर्ड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन और मोशन और मूवमेंट फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर। लेकिन अब आइंस्टाइन यहाँ पे आके एक हैरान कुन रेवोल्यूशनाइज बात कर देगा। वो कहेगा नो, वो डिपार्चर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर देगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रुखसत हो जाओ, अब मेरी एंट्री हो रही है। अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का डिपार्चर क्या है, रुखसती क्या है कि नो, फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल एंटिटीज़ आर नॉट कांस्टेंट, दे मे चेंज। और ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम बचपन से जवानी तक और इवन कुछ लोग जवानी से भी अगले मराहिल तक कांस्टेंट समझते आए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं कि इट इज़ अ कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अब ये जो मैंने तमहीद बांधी है, बोर कर गई तो कर गई। अब देखिएगा कि होने क्या जा रहा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो मैंने बता दिया 1905 में इसने पेश की थी, और 2 पेश की थी। अगर मज़ीद मैं आपको कुछ बता दूं, एक को जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और एक को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। 1905 में जो उसने पेश की थी आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसको कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये है हमारे आज का मौजू। एक जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसने इससे 11 साल बाद 1916 में पेश की थी। उसको इतनी पजीराई और इतना जो है बैक और इतने जो है वो शाबाश नहीं मिली थी। उस पर अलग कभी बात करेंगे अगर मौका मिला तो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे हमारा आज सारा जो है मरकज़ रहेगा। तो ये इसी की बुनियाद पे उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में, और इसी की बुनियाद पे उसको ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी का नाम मिला था। 21st सेंचुरी में हम हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अच्छा इसमें दोनों तरह के लोग मेरे साथ हो सकते हैं, स्टूडेंट भी और बग़ैर स्टूडेंट भी। स्टूडेंट के लिहाज से मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ वो उसको फॉलो करें, नॉलेज के तौर पे जो इसको लेना चाह रहे हैं इस लेक्चर को वो अपने तौर पे देखते रहें। इम्तिहानी लिहाज से अगर इंटर लेवल का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए यह है कि गिव द प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी एंड गिव द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये है टोटल क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन हो गया तो सेक्शन सी में लॉन्ग में चला जाएगा। अगर सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज में से 2 पूछ ले या सिर्फ उसके पोस्टुलेट्स पूछ ले, यानी कंप्लीट ना पूछे, तो ये सेक्शन बी में चला जाएगा। यानी मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन है और एवरग्रीन है, हर वक्त आता रहता है अक्सर। आगे मूव करें, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, अच्छा ये इसका स्टार्टर है इस टॉपिक का कि किस चीज़ को बेस बनाया आइंस्टाइन ने अपने इस काम के लिए। ऑल पॉसिबल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर। अभी जो मैंने बताया था इनर्शियल फ्रेम्स की बात हो गई। आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फिज़िकल लॉज, यानी एक सादा मफरूज़ा लिया उसने कि तमाम ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत करते हों इस दुनिया में, कायनात में, ज़मीन में, आपके घर में, सड़क पे, वेयर एवर इन द यूनिवर्स, आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन और ऑल फिज़िकल लॉज, कि वो मसावी और एक हैसियत में है। यानी मैं अगर इस कमरे से एक चीज़ को काम में ला रहा हूँ स्टडी में, आप अपनी गाड़ी से ला रहे हो, एक और रिसर्चर साइंसदान अपने जो है एक्सपेरिमेंट रूम से ला रहा है, दे आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन, यानी वो हैसियत में मसावी और एक जैसे रहेंगे। शर्त इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए। नॉन इनर्शियल में आइंस्टाइन की ये थ्योरी भी फेल हो जाएगी। इनर्शियल फ्रेम्स, अब इसके 2 पोस्टुलेट्स हैं, क्योंकि थ्योरी जो होती है उसके पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स हैं। एक को खुद प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो ऊपर जो है था वो उसकी थोड़ी वजाहत है कि इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का। इसमें वो कहना चाह रहा है कि तमाम न्यूटन के लॉज या न्यूटन की इक्वेशंस और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस
जो मैक्सवेल ने दी थी, अगर आपने कभी पढ़ी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, दे आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन। यानी अगर हम न्यूटन के तमाम कवानीन को किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में अगर हम उसको वेरीफाई या प्रूफ करने के लिए उस पर काम करेंगे तो रिज़ल्ट अनचेंज, अनऑल्टर्ड, सेम रहेंगे। एक जवाब आएगा हर वक्त। तो ऑल फिजिकल लॉज, दैट इज़ न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स। इससे ये पता चल रहा है कि आइंस्टाइन भी न्यूटन को बुनियाद बना के चल रहा है, जबकि इन दोनों के दरमियान में तकरीबन कमोबेश 300 साल या 250 साल का वक्फा है। एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन मे बी एक्सप्रेस इन द सेम सेट, एक जैसे। यानी अगर मैं F=ma को यहाँ प्रूफ कर सकता हूँ तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगर मैं S=VIT + ½ को यहाँ प्रूफ कर सकता हूँ तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगर आप जो है F=Gm1m2/r², इस तरह के जितने भी यानी न्यूटन के लॉज मैकेनिक्स में चलने फिरने और मटेरियल बॉडीज़ के आप प्रूफ कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तो हो गया न्यूटन। हु इज़ मैक्सवेल एंड व्हाट इज़ हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन? ये बड़ी नई इक्वेशन लगेगी, ज़रा संभालिएगा। अगर आप लोगों ने कभी मेरे साथ या कहीं भी, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मेरे साथ हैं, अगर उन्होंने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा हो, तो उसमें एक वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 होती थी। और अगर आपने मेरे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर, अगर आप पाकिस्तान में कराची या सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का काम किया हो, तो अगर आप उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रखें तो आपको एक हैरानकुन जवाब मिलेगा अपने कैलकुलेटर पर, अगर इस वक्त आप में से किसी के पास कैलकुलेटर हो। μ0 4π एक्सपोनेंट -7, ε0 8.85 एक्सपोनेंट -12, टेक द स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकेट द रिज़ल्ट। कुछ ऐसा आएगा कि बताइएगा नहीं, याद कीजिएगा कि ये तो कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये वैल्यू किस चीज़ की है। μ0 4π एक्सपोनेंट -7, ये μ0 की वैल्यू थी, और ε0 दैट इज़ वैक्यूम परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 एक्सपोनेंट -12। अब अगर इस वैल्यू को मैं सॉल्व करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसका रूट लूँ और फिर उसको उलट दूँ, तो मेरे हिसाब से मेरी स्क्रीन पर आ रहा है नियरली 3 एक्सपोनेंट 8, 3 × 10⁸। डू यू रिमेंबर ये किसी चीज़ की वैल्यू है? कुछ याद आया? ये है आइंस्टाइन। यानी इसने स्पीड ऑफ लाइट को चेक आउट कर लिया, और ये था वो मैक्सवेल जिसने ये फार्मूला दिया था। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, दैट इज़ मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर, इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं, तो ये इर्तियाश से ये नूर और ये रोशनी का सैलाब चमकता है और फैलता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का। और आगे वो कह रहा है, एक मिनट, दैट इज़ देयर इज़ नो एब्सोल्यूट और प्रिफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो एक अपने हैसियत में यूनिक हो। जितने भी इनर्शियल फ्रेम इस कायनात में ज़मीन से आसमान तक, उससे भी आगे हों, वो सब बराबर हैं, कोई एक की हैसियत दूसरे से फ़र्क नहीं होगी। और दूसरा जो लाया है वो स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा पॉस्टुलेट। यानी आइंस्टाइन कहता है कि इस कायनात में सिर्फ एक कांस्टेंट है, जबकि न्यूटन कहता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी एक कांस्टेंट है, कैपिटल G। इस तरह आपको बहुत सारे कांस्टेंट मिल जाएंगे जो आप बचपन से सुनते आए हो कि ये भी कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट। आइंस्टाइन कहता है नो, देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्सल कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, दैट इज़ द बेस ऑफ एवरी एंड ईच मोशन एंड रिलेटिव मोशन, दैट इज़ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट।
रोशनी या नूर की रफ्तार। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और एयर हैज़ द सेम वैल्यू, दैट इज इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल रिलेटिव मोशन एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स। यानी मैं अपनी गाड़ी में चलूँ ना चलूँ, आप अपनी गाड़ी में चलें ना चलें, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाएं, आप घर में बैठ जाएं, आसमान पे जहाज़ उड़ता हो ना उड़ता हो, कुछ भी हो जाए, रोशनी की रफ्तार वैक्यूम में, एयर में, उसको कोई फ़र्क टकेगा नहीं पड़ेगा। यानी मैं चल रहा हूँ, साथ में दूसरा चल रहा हो ना चल रहा हो, एक गाड़ी चल रही हो, उसके पैरेलल में दूसरी गाड़ी चल रही हो ना चल रही हो, सड़क पे हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चल रही हो ना चल रही हो, किसी रेलवे ट्रैक पे 10, 12, 50 जो है रेलवे इंजन और उनके जो है वो कैरेजेस चल रहे हो ना चल रहे हो, हवाई जहाज़ उड़ रहे हो ना उड़ भी रहे हो या ना भी उड़ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ कांस्टेंट। यानी इस रिलेटिव मोशन से सोर्स और ऑब्जर्वर की रोशनी की रफ्तार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसकी ये मिसाल भी आप ले लें कि आप की गाड़ी, उसकी हेडलाइट ऑन है, आप गाड़ी तेज़ चला लें, आहिस्ता चला लें, उस हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी की रफ्तार तेज़ हल्की नहीं होगी। तो अगर जो है अच्छा लग रहा है तो देखते रहें भाई, थोड़ा सा और लेक्चर है। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं, उस वक्त लिखेंगे अगर सवाल इम्तिहान में हो कि गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, अब जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके कुछ एस्टॉनिशिंग, इसके कुछ अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं, नताइज, और ये सारे नताइज मैथमेटिकल हैं, सारे जो है मैथमेटिकल हैं और प्रूवन हैं। लेकिन इसमें आपका दिमाग और दिल थोड़ा झंझलाएगा, कबूल ना करे शायद, क्योंकि इसमें वो बातें हम पढ़ेंगे जो हम बचपन से अब तक नहीं पढ़े कि फ़लाँ चीज़ तो कांस्टेंट होती है, यहाँ पे हम देखेंगे नहीं ये तो वेरिएबल हो सकती है, एंड सो फोर्थ, ये होता रहेगा, इसमें देखेंगे हम। लेकिन इसका भी अब मैं इन चारों रिजल्ट्स का, कॉन्सिक्वेंसेस का थोड़ा सा प्रीएम्बल बांध दूँ। अब ज़िंदगी में जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल पैरामीटर्स हैं, उसको आप लाएँ रिलेटिव मोशन में, तसव्वुर में पहले। यानी मैं चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो मेरी रफ्तार है v, मेरी स्पीड वेलोसिटी है v। रोशनी भी चल रही है, उसकी रफ्तार है c। इस पूरे चैप्टर में आगे आपको c अगर नज़र आ जाए तो आप कहोगे ये स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब ये दोनों चल रहे हैं, दोनों कौन? मैं और रोशनी। अब डेली कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैं जितना भी तेज़ दौड़ लूँ, मेरी रफ्तार रोशनी के साथ कंपेरेबल नहीं है। आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी, आप कितनी तेज़ चलाओगे? 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, कहाँ तक जा सकते हो आप? नहीं समझ में आ रहा है? आप इसको कन्वर्ट कर लो kph में, आपकी गाड़ी कितना जो है स्पीडोमीटर पे आपके आता है अगर डिजिटल है तो? 100 kph, 150, 200, कहाँ तक जा रहा है आपका पावर इंजन? mph में कितने जा रहे हो आप अगर माइल पर आवर का आपके जो है वो स्पीडोमीटर लगा हुआ है? 70 mph, 80 mph, 100, 120, 150। अब कोई हवाई जहाज़ पकड़ें, रॉकेट पकड़ें, जो जो चीज़ आप चलती हुई देखते हैं वो लें और उसके सामने रखें 3 × 10⁸ को। अब आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी बात हो रही है कि v बहुत छोटा होता है c से। तो अब यहाँ पे आइंस्टाइन एक ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस करेगा जिसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर, और वो फैक्टर इस मकसद से होगा कि रिलेटिव मोशन में जब चीज़ें आएँ तो इस v और c का ताल्लुक़ किस तरह से जो है वो किसी को हैरान कर सकता है। क्योंकि मैं चल रहा हूँ, मैंने गाड़ी चला दी, मैंने हवाई जहाज़ चला दिया, मैंने रॉकेट चला दिया, मैंने मुख्तलिफ़ इस तरह की मटेरियल चीज़ें चला दी। अब वो ऐसी चीज़ें चलाओ जो सी की रफ़्तार को अप्रोच करने की कोशिश करें।
सी की वैल्यू को कंपेरेबल बनाने की कोशिश करें। अब यहाँ से शुरू होगा आपका ये कॉन्सिक्वेंसेस कि मेरी रफ़्तार v है, मेरी रफ़्तार v/100 है, यानी c/100 है, यानी मैं 100वें हिस्से से चलता हूँ रोशनी की रफ़्तार से, नथिंग विल बी अफेक्टेड। मैं 50वें हिस्से से चल रहा हूँ रोशनी के, c/50, नथिंग विल बी चेंज। मैं c/20 से चल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। c/10 से चल रहा हूँ, अब ज़रा कुछ होने वाला है। c/9, c/8, c/7, c/6। अब एक ऐसा बैरियर आने जा रहा है कि यहाँ से शुरू होगा c/5। अब कैलकुलेटर है तो चलाएं, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई 5, यानी अगर आपने किसी भी तरह समहाउ ख़ुद इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, किसी चीज़ को इतना पुश कर दिया, इतना पावरफुल इंजन या कोई डिस्कवरी कर ली कि वो इतने तरीके से इसको एनर्जी के साथ लेके चले कि इतना तेज़ चले, इतना स्पीड और इतना वेलोसिटी के साथ चले, तो अब क्या होगा देखें। तो ये पहले रिज़ल्ट से पहले उसका प्रीएम्बल है कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ फैक्टर। एक फैक्टर पे गौर करना होगा। ये फैक्टर बहुत कीमती है, सही से लिखिएगा अपने पास। इसको लॉरेंट्ज़ फैक्टर या रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं। लॉरेंट्ज़ जो है ख़ुद भी एक फिजिसिस्ट था, उसने हेल्प आउट किया था आइंस्टाइन को अपने इस मैथमेटिकल वर्क में। अब ये रिलेशन क्या है, गौर से देखें। स्क्वायर रूट में 1 माइनस v² और c² है, ठीक है। अब जो आप में से मैथ्स के स्टूडेंट हैं या मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो अब इस v और c की वैल्यूज़ को आगे पीछे करके कैलकुलेटर चलाते रहें या लेक्चर के बाद चलाइएगा। इट इज़ इनफैक्ट अ मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आया वो, क्योंकि गैलीलियन ने ये कहा था कि इधर या उधर, किधर या कहीं कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अब यहाँ पे स्पीड बढ़ी तो डिपार्चर हो जाएगा, यानी इस जगह एक इवेंट हो रहा है और बाहर उसका ऑब्जर्वर है, या बाहर एक इवेंट हो रहा है और यहाँ उसका ऑब्जर्वर है, तो ये गैलीलियन डिपार्चर किस बुनियाद पर होगा, रिजल्ट्स बदलते चले जाएंगे, यानी दो अलग ऑब्जर्वर के लिए, दो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जवाब में फ़र्क आ जाएगा एक चीज़ का। इट इज़ इनफैक्ट अ मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर कॉमन डेली ऑब्जर्वेशन। आम जो हमें बताया था c/100, c/50, वो ये है, तो v/c 1 से छोटा रहा, इसका मतलब v²/c² 1 से छोटा रहा। सही है, यहाँ पे कोई मसला नहीं आया। देखें, क्लासिकल एंड रिलेटिविटी फिजिक्स नियरली प्रेडिक्ट सेम कंक्लूजन, यानी दोनों के नताइज एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वैलिड हैं, यानी इधर और उधर दो कमरे बदलने से, दो रेलवे कैरेज बदलने से, दो गाड़ियाँ बदलने से रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आपको इस v/c को c/5 या उससे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, यानी स्पीड को एक हद में आगे बढ़ा के तेज़ करना है। तो अब देखें क्या होगा। हाउएवर इफ़, अगर v c को अप्रोच करने लगे इतना, ये अप्रोच है, टेंड्स टू है, इतना कि c/5 या उससे एक्सीड कर जाए, यानी बहुत तेज़ हो गई, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ने लगेगा। किस तरह, क्योंकि अब इसमें आप रफली पहले एक कैलकुलेशन करें कि v c/5 है या c/4 है या c/3 है, तो c² कट जाएगा, जो बाकी बचेगा उस पर अब जब आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो जवाब बहुत बहुत छोटा आने लग जाएगा, यानी कि अब 0.01 आ जाए, 0.005 आ जाए, 0.003 आ जाए। अब ये जो फैक्टर है ना, वो तीनों रिजल्ट्स में लेके आ जाएगा आइंस्टाइन अपने। और कौन से वो 3 रिजल्ट हैं पता है आपने, अगर ये पढ़ा हुआ है तो बता दूं दिखाने से पहले ही। मास इंक्रीमेंट, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। छोटी क्लास का बच्चा तो बाकायदा मास और वेट में डिफ्रेंशिएट करता है कि वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। ये रिज़ल्ट आएगा, आप हैरानी के झटके खाइएगा। मास इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी, बट इफ़, फिर इसी बात आपने
ये पढ़ा कि ये मार्कर है, इसकी लंबाई अगर 1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ये कांस्टेंट है। लाइन से कहें नो, लेंथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, लेंथ श्रिंक्स, बट इफ़ सुकड़ जाएगी कोई चलती हुई चीज़, यकीन नहीं आ रहा ना, हमें भी नहीं आया था पहली दफ़ा। टाइम डिलेशन, वक्त का तगय्युर। अब हम कहते हैं घड़ी चल रही है, 1 सेकंड में 1 सेकंड गुजरता है, 1 मिनट में 1 मिनट गुजरता है, 1 घंटे में 1 घंटा गुजरता है, 1 महीने में 1 महीना गुजरता है, 1 साल में 1 साल गुजरता है, 1 ज़िंदगी में 1 ज़िंदगी गुजरती है। नो। और फिर आपने पढ़ा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आइंस्टाइन कहेगा कैन बी। चले भाई, अब ये चारों रिजल्ट पे ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। मास इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के लफ्ज़ी मायने होते हैं बढ़ावा, किसी चीज़ का इंक्रीज़ हो जाना, ज़्यादा हो जाना, उसमें इजाफा। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा ये बाकायदा रिजल्ट्स है, स्टेटमेंट की शक्ल में है। द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑब्जर्वर के आगे, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल में सारे रिजल्ट फेल हैं, इज़ लार्जर देन इट्स मास एट रेस्ट। यानी अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रही हो तो वो भारी हो जाएगी, वज़नी हो जाएगी। अब इस रिज़ल्ट को मैथमेटिकल सेंस में उसने जो बयान किया उस पर आप गौर कर लें, लेकिन पहले ये मैथमेटिकल रिजल्ट से वर्डिंग वाला रिजल्ट है, फिर ये मैथमेटिकल रिजल्ट है। एम का मतलब है मूविंग मास, यानी जो चीज़ चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन मोशन, इट्स मास इज़ एम। एम नॉट, नॉट जहाँ जहाँ नज़र आएगा वो एट रेस्ट है, हालत सुकून वाली कैफियत जो है वो नॉट आएगी। एम नॉट यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हालत सुकून में, यानी मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या बैठा हुआ हूँ, ये मेरा एम नॉट है। लेकिन मैं रोशनी से मुकाबले में दौड़ने लग जाऊँ तो वो मेरा एम है। और वो आ गया फैक्टर जिसको लॉरेंस फैक्टर या रिलेटिविस्टिक फैक्टर का था। अब जिसको मैथ्स आती है थोड़ी सी, थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो सेंटर हो जाए। अब इसमें क्या होगा, ये फैक्टर आपने कहा कि 1 से छोटा है कैलकुलेटर चला के, तो अब किसी चीज़ को 1 से छोटी चीज़ से डिवाइड किया जाए तो जवाब बड़ा हो जाता है, जवाब बड़ा हो जाता है। नतीजा क्या हो गया, अब यकीन आया नहीं है, बीच में इज इक्वल टू तो आया ही नहीं है, तो इनइक्वालिटी आ गई कि अगर किसी वैल्यू को, फ़र्ज़ करें 10 किलो की कोई चीज़ है, उसको आप 0.1 से डिवाइड करें तो बताएं, तो 100 हो गई, भारी हो गई चीज़। यकीन आ रहा है नहीं आ रहा है, 0.05 से डिवाइड कर लें, जिस भी वैल्यू से डिवाइड करें जो 1 से छोटी हो, तो जवाब बड़ा कर रहा है वो, यानी मास इंक्रीजेस। अब इसका कंक्लूजन मैं एंड में ड्रॉ करूँगा, अगर आपको खुद अपने तौर पे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ठीक है, सरप्राइज़ और सस्पेंस क्रिएट में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप अपने तौर पे कुछ सोचते रहें कि ऐसा कहाँ होता है। तो हैंस मास इज़ ग्रेटर देन इट्स रेस्ट मास, दैट इज़ मास इज़ नॉट एब्सोल्यूट। मुख्तसर ये है कि चलती हुई चीज़, तेज़ रफ्तारी से चलती हुई चीज़ भारी हो गई, जो कि हमारे बचपन से अब तक की मालूमात की नफ़ी हो रही है कि मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर एंड एनीवेयर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लफ्ज़ी मायने होते हैं सुकड़ जाना या श्रिंक हो जाना या छोटा हो जाना। अब इस रिज़ल्ट के मुताबिक द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपीयर्स टू बी शॉर्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसमें ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन में आपको चलाना है, सर्कुलर रोटेटरी मोशन ना हो, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन ना हो। यानी इसकी मिसाल ले लें कि मेरे पास 1 मीटर रॉड है, 1 मीटर बार है, इसको मैं यूँ चलाऊँ आपके सामने से, अगर आपको नज़र आया ये, या इसके सामने ये ले जाऊँ मैं एक रॉकेट को या एक जो है मिसाइल को, ये घुमाते हुए ना ले जाऊँ, लहराते हुए ना ले जाऊँ,
तो इन द डायरेक्शन, यानी अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस गया तो एक्स एक्सिस पे ये श्रिंक हो गया, नहीं दिमाग कबूल कर रहा, यानी अगर ये 1 मीटर का है तो 0.9 मीटर का हो जाएगा। सर बस कर दें, मैं अभी नहीं बस कर रहा। तो ये जो है देखें हुआ 1 से 0.9 हो गया, 1 से 0.85 हो गया। अब आप कैसे डिनाई करेंगे कि सर यकीन नहीं आ रहा है, सर बस कर दें, क्योंकि जब फार्मूला एक आपके सामने होगा और उसमें वैल्यूज़ रखोगे और वाकई वो वैल्यू छोटी आ रही होगी, तो आप कैसे उसको जो है वो डिनाई करके या उसको जो है वो डिस्कार्ड करके जो है डस्टबिन में डालोगे कि ये फेक न्यूज़ है या गलत है या ऐसी जो है कहानियाँ है। लेकिन मैं कंक्लूजन एंड में ड्रॉ करूँगा। तो इन द डायरेक्शन में ध्यान रखना था कि अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ लेंथ विल रिमेन अनचेंज, यानी अगर एक्स पे वो रॉड गई, एक्स पे वो ट्रॉलर गया, एक्स पे जो है बुलेट ट्रेन गई, एक्स पे जो है वो फ्लो करने वाली चीज़ गई, तो एक्स के अलॉन्ग उसकी डायरेक्शन जो है वो उस पर उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। बाकी के 2 डायरेक्शन अगर 3 डायमेंशन में आप स्टडी कर रहे हैं उसमें अनअफेक्टेड रहेगी। लेकिन शर्त वही है, इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए ये सारा काम और ऑब्जर्वेशन। इसका मैथमेटिकल रिज़ल्ट अब इसमें देखें ज़रा, ये क्या हो गया, इसमें वो लॉरेंस फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गया, इसमें लॉरेंस फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये फैक्टर आपने कहा था कि 1 से छोटा होता है, ये वाला जो फैक्टर है। अब अगर किसी चीज़ को आप 1 से छोटी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो छोटी हो जाती है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? देख लें, 1 मल्टीप्लाई बाई 0.9 कर दूँ, ये तो 0.9 आ गया। 0.9 1 से छोटा है, यानी L नॉट से छोटा हो गया। यानी चलती हुई चीज़, चलता हुआ ऑब्जेक्ट, चलता हुआ जो है रॉड, चलता हुआ बार श्रिंक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो चीज़ सुकड़ गई, श्रिंक हो गई, छोटी हो गई अगर उसने स्पीड ऑफ लाइट को चैलेंज दिया, रोशनी की रफ्तार से मुकाबले में आ गई तो। लेकिन फाइनल कंक्लूजन बाकी है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि चूँकि ये फैक्टर 1 से छोटा है तो L नॉट से छोटा होगा, जो मैंने रेड पेन से दिखा दिया। और आगे लॉरेंट्ज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें एक और नाम भी आ रहा है, ये नॉलेज की चीज़ें अगर एडअप करनी है अपने पास तो कर लें। लेंथ को जो बयान किया था वो अकेले आइंस्टाइन ने और इस लॉरेंट फैक्टर ने नहीं किया था, इसमें एक और शख्स भी शामिल हो गया था जिसका नाम था फिट्जजेराल्ड। तो इन सब की कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन लीडर ऑफ द एक्ट वो था आइंस्टाइन। इससे ये पता चला कि लेंथ भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है जो हम बचपन से कि लेंथ तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कोई चीज़ सुकड़ जाए, छोटी हो जाए। टाइम डिलेशन, ये लफ्ज़ जो है वो ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, यानी चारों रिज़ल्ट में सबसे मुश्किल रिज़ल्ट। टाइम डिलेशन, कुछ लोग डायलेशन पढ़ देंगे। डिलेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है तगय्युर। अगर आप में से कोई उर्दू अंडरस्टैंडिंग है, तगय्युर, तगय्युर का मतलब होता है किसी चीज़ में तब्दीली आ जाना, यानी उसकी हैसियत में फ़र्क आ जाना, चेंज। अब किस तरह वक्त में तब्दीली आए, वो वाला नहीं जो डायलॉग होते हैं वक्त बदल रहा है, वो नहीं वो नहीं। ना वो वाला अपना वक्त आएगा, वो वाला भी नहीं। ना वो वाला ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो वाला भी नहीं। ये आइंस्टाइन का वक्त है। तो अब ये टाइम डिलेशन जो है हैरानकुन, पढ़े ज़रा। क्लॉक्स इन मोशन टिक लेस रैपिडली देन व्हेन दे आर एट रेस्ट। ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं ना हर रिजल्ट के साथ, मैंने स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ है। When observed in observer's frame of reference, that is inertial frame of reference। अब अगर आपने घड़ी को कभी समझा तो घड़ी की टिक 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 ये क्या है? ये इसका
मूव करना, हरकत करना, वक्त का बढ़ना है। आप लोग गलत समझेंगे। टिक टिक का मतलब है कि हाँ वो रात को जो है पंखा ना चलाएं और ख़ामोशी और हम कमरे में अकेले सो रहे हो तो घड़ी की वो टिक टिक सुनाई देती है। नो, ये वो वाली टिक टिक नहीं थी। यहाँ पे टिक टिक का मतलब है वक्त का लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ना, प्रोसीड करना। अब यहाँ पे ये जो उसने रिज़ल्ट लिखा आइंस्टाइन ने, इसका मतलब ये है कि जो घड़ी चलती है, अगर वो एक ऑब्ज़र्वर के साथ चले, अब ये ज़रा दो चल रहे हैं, घड़ी भी चल रही है, ऑब्ज़र्वर भी चल रहा है। घड़ी रुक जाए, ऑब्ज़र्वर चले, अकेली घड़ी ना चले। अब घड़ी के चलने का मतलब ये भी नहीं लीजिएगा कि सेल ख़राब हो गए। घड़ी के चलने का मतलब है कि मैं अपने हाथ में ये घड़ी पहनकर दौड़ने लग जाऊं। मैं इस घड़ी को पहनूं ना पहनूं, दौड़ने लग जाऊं। वक्त एक कैफियत है, घड़ी से वाबस्ता नहीं है। घड़ी उतार के दौड़ रहा हूँ, घड़ी उतार के जो है जहाज़ पे बैठ गया हूँ, जहाज़ चल रहा है। ये समझ में आया? अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार के मुकाबले में दौड़ो तो वक्त जो है एक अंदाज से नहीं चलेगा। वक्त एक अंदाज से नहीं चलेगा। वक्त में तगय्युर आएगा, तब्दीली आएगी और हैरानकुन आएगी। टिक लेस रैपिडली। वक्त का कोई इवेंट जो है, यानी जिसे हम कहते हैं टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस, यानी एक इवेंट में यहाँ पे अभी अपने कमरे में बैठ के कर रहा हूँ, कोई भी इवेंट पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, और एक इवेंट एक और ऑब्ज़र्वर कर रहा हूँ, चलती हुई गाड़ी में, चलते हुई चीज़ में। अब ये दोनों के रिजल्ट्स टाइम फैक्टर के अलग आ जाएंगे। यानी आसान उर्दू में ये बोल दूँ कि चलती हुई घड़ी का लम्हा आहिस्ता चलेगा रुकी हुई घड़ी के लम्हे से। अब ये भूल भुलैया अल्फाज हैं उर्दू के। है सर, रुकी हुई घड़ी तो रुकी हुई है, फिर आप समझे उसकी सुइयाँ नहीं। वक्त, घड़ी मतलब वक्त, वक्त टाइम, नॉट वॉच और क्लॉक। वक्त यानी वक्त तगय्युर का शिकार हो जाएगा, यानी कोई इवेंट आपके कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप इस अंदाज में उस हैपनिंग को अपने हाथ में कर लो, यानी वक्त के डोर को अपने हाथ में ले लो। अब इस फॉर्मूले को देखें तो आपको शायद थोड़ा और समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने कहा ये सबसे मुश्किल रिज़ल्ट है। अब ये सम वर्ड आपको रिज़ल्ट नंबर 1 मास जैसा लग रहा होगा, इसमें भी अपॉन में आ गया है, तो इसका मतलब है टी नॉट से बड़ा हो गया। जो लोग मेरे साथ माशाल्लाह जाग रहे हैं उनको पता चल रहा है कैसे हो रहे हैं, जादू नहीं हो रहा है भाई। ये रिज़ल्ट 1 से छोटा है। सर कैसे छोटा है, हमें समझ नहीं आ रहा। ओ भाई v c से छोटा है, तो v स्क्वायर c स्क्वायर से बहुत छोटा हो गया। तो अब इसका मतलब है v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 से बहुत छोटा हो गया। जब इसको 1 में से माइनस किया तो इसका मतलब है जवाब 1 से छोटा हो गया। अब जब किसी गिनती को 1 से छोटे से जवाब डिवाइड किया तो जवाब बड़ा हो गया। इतनी सी मैथ्स थी। अब टी नॉट यानी एनी इवेंट टेकिंग प्लेस इन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, एंड टी इज़ द इवेंट टेकिंग प्लेस in the observer's frame of reference in motion, inertial frame of reference which is moving with constant uniform velocity। यानी अब देखिए दोनों इवेंट का रिजल्ट एक जैसा नहीं आ रहा, दोनों इवेंट की टाइम हैपनिंग अलग अलग आ गई। यानी बहुत ज़्यादा काम हो जाए और वक्त थम जाए, हल्का हो जाए, आहिस्ता हो जाए, यानी इवेंट उतना ही रहा, इवेंट उतना ही रहा, वक्त के कलील हिस्से में हो गया। नहीं आप समझे? यानी मैं आपसे यूँ कह दूँ कि आप 100 किलोमीटर दूर जाके आ क्या दिखाएं, तो आप जाए कैसे जाएंगे? तेज़ से तेज़ जाना है और तेज़ से तेज़ आना है। 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके आना है। कितना कितना टाइम मांगेंगे? कोई कहेगा 2 घंटा दे दो, कोई कहेगा 1 घंटा दे दो, कोई कहेगा 4 घंटा दे दो, कोई कहेगा 1 दिन दे दो, ऐसे अलग अलग अंदाज में।
लेकिन मैं कहूँ कि नहीं भाई 1 मिनट में करना है, मैं कहूँ 1 मिनट में करना है, आपको 100 किलोमीटर जो है जाके आना है, और ये तसव्वुर में नहीं, जाके आ जाना है, वहाँ से गवाहियाँ और शहादतें लानी कि मैं जहाँ गया 100 किलोमीटर दूर, वहाँ ये देखा, ये परखा, ये किया, और ये देखें उसके जो है फुटेजेस या इसकी जो है स्नैप्स या उसकी सबूत। अब 1 मिनट में करना है भाई, नहीं हो रहा है ना, चले मैं भी नहीं कर सकता है, फिर सर ये क्या मतलब, कॉन्क्लूजन बाकी है। तो ये टाइम भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं हुई, यानी जो घड़ी की टिक टिक है, यानी एक एक लम्हा आगे बढ़ने का अमल है, वो कांस्टेंट नहीं है, आहिस्ता तेज़ है। अच्छा, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा, एक चीज़ बता दूँ, कुछ स्टूडेंट या कुछ इसके मेरे व्यूअर इसको ये समझ रहे होंगे कि हाँ सर मैंने ये देखा है कि हम जब फारिग बैठे हो ना तो वक्त नहीं गुजर रहा होता। ये आपने आइंस्टाइन को टफ कॉल दे दी भाई। ये मतलब नहीं है इसका कि हाँ वाकई सर घड़ी देखते रहते चल ही नहीं रही होती है, बोर हो रहे होते हैं, लेकिन वाकई किसी काम में लग जाए ना, अरे अभी बैठा था 3 घंटे गुजर गए, ये नहीं, कहाँ चले गए आप, गलत हो गया, वापस आ जाए भाई। चौथा रिज़ल्ट, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा किसी क्लास में, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से पढ़िएगा ज़रा। अच्छा, इसने लॉरेंट फैक्टर के ज़रिए अपने रिज़ल्ट को नहीं मनवाया, इसने सी को इस्तेमाल किया। देख रहे हैं चारों रिज़ल्ट में सी, स्पीड ऑफ लाइट, v² करके, चाहे रूट में 1 माइनस के साथ लॉरेंट फैक्टर के तौर पे आए, चाहे इस तरह है। इस रिज़ल्ट में वो कह रहा है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो न्यूटन ने भी एक बात बोली थी, F = ma। न्यूटन ने भी एक बात बोली थी, A = F/m। न्यूटन ने ये कहा था कि जो इनर्शिया है वो मास है, यानी आई हैव ग्रेटर मास देन आई हैव ग्रेटर इनर्शिया, और फॉर what small magnitude of force can accelerate a body, can accelerate an object। यानी छोटे से छोटे जो है धक्के से मैं किसी चीज़ को चलाने की कोशिश कर सकता हूँ और चला सकता हूँ। यही सब था ना कि फोर्स कैन एक्सेलरेट, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, ऐसे ही था, ठीक है। और मास बीच में आया था सर, किन दो के, फोर्स और एक्सेलरेशन के, तो इसका मतलब मास इनर्शिया बन गया। लेकिन आइंस्टाइन आगे एक नए अंदाज में बात करेगा न्यूटन से, वो कहेगा नो, एनर्जी इज़ द बेस ऑफ इनर्शिया, तवानाई है, क्योंकि तवानाई मेरे अंदर उसी वक्त ज़्यादा कम है जब मेरे अंदर मास ज़्यादा कम है। सोचिएगा इस जुमले को, मेरे अंदर तवानाई उसी वक्त ज़्यादा कम है जब मेरे अंदर मास ज़्यादा कम है। मैं 1 किलो का हूँ, मैं आपके सर पे गिर गया, आपके सर कम डैमेज हुआ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना कुछ कहेंगे सर आप वैसे भी इतना गिरते पड़ते रहते हैं हमारे जो है इतने लंबे लंबे लेक्चर। मैं 10 किलो का हूँ तो ज़्यादा जो है गिर गया, यानी मास ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। तो आइंस्टाइन अब लाया मास के बजाय एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इनर्शिया बयान करने के लिए। अब अगर ये लाया वो, तो अब उसने जो है कह दिया ये कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। यानी अगर आपके पास 1 ग्राम मास है, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम मास, तो आप 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी पैदा कर सकते हो। 1 ग्राम मास, सोचो। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मास तो गया, नो, आगे आइंस्टाइन के और भी टॉपिक हैं, अगर मौका मुझे मिला तो मैं शायद वो भी डिलीवर कर दूँ कि मास एनर्जी बन गई, ख़त्म, फना, एनर्जी से मास वापस लाएगा, वो एनर्जी से मास वापस लाएगा, इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल फिनोमिना बयान करेगा। तो अब ये चौथा रिजल्ट था कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल विद द फैक्ट दैट एनर्जी इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयबल एंड एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड रिन्यूड, कि तवानाई को पैदा भी कर सकते हैं, फना भी कर सकते हैं, नई शक्ल में भी ला सकते हैं, नई शक्लें दे भी सकते हैं, पुरानी शक्लें वापस भी ला सकते हैं। बट इफ़, ये जो मैं ला रहा हूँ बार बार, बट इफ़, ये कंक्लूड होगा
तो ये जो है, अच्छा ये कैसा है कि सोच रहा है इसको आप c की जगह रख दें 3 एक्सपोनेंट 8, तो इसका स्क्वायर हो गया 9 एक्सपोनेंट 16। ग्राम को किलोग्राम बनाया ना तो 3 पावर कम हो गई। अगर किलोग्राम लेते तो यहाँ पे ज़्यादा आ जाता, किलोग्राम लेते तो ज़्यादा आ जाता, पावर 16 आ जाती। कंक्लूजन ये है, क्योंकि इससे इस टॉपिक को पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कम्युनिटी की एक नीयत ख़राब हो रही होगी कि हम भी ऐसा करें, तो अब मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ उसको संभालिएगा। आइंस्टाइन ने जो अपनी रिलेटिविटी थ्योरी दी उसको उसने बेस बनाया पार्टिकल्स के लिए, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ज़र्रात के लिए, इंतहाई बारीक और छोटी और हकीर चीज़ों के लिए। यानी इलेक्ट्रॉन पे आप लगाएं ये थ्योरी, प्रोटॉन पे लगाएं आप ये थ्योरी, पॉजिट्रॉन पे लगाएं आप ये थ्योरी, मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर लगाएं ये थ्योरी, तब ये रिज़ल्ट्स आपको वैलिड और बिल्कुल प्रूवन लगेंगे। अब माने या ना माने, साइंस तहकीक कर चुकी है, प्रूव्ड है कि रेस्ट मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो 9.11 एक्सपोनेंट 31 माइनस का है, जो आप बचपन से पढ़ होंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुसलसल। लेकिन अब यहाँ से आपको अब दिमाग में 2 बातें रखनी हैं आज की तारीख से, कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg है। क्योंकि माने या ना माने, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ज़र्रा है जो स्पीड ऑफ लाइट को चेस कर सकता है, कॉम्पीट कर सकता है, उसके साथ दौड़ लगा सकता है, रेस लगा सकता है, कभी बिल्कुल बराबर भी दौड़ सकता है, कभी एक स्टेप आगे होकर जीत भी सकता है। अब ये जो है इतना उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो बात अलग है, लेकिन कॉम्पीट कर लिया ना, मैं और आपकी गाड़ी तो नहीं कर पा रही ना, आपका रॉकेट, आपकी बुलेट ट्रेन आपके जो है नहीं कर पा रहे ना। यानी क्या हुआ, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर्सेस पार्टिकल्स। पार्टिकल यानी अब आप खुद ही रिज़ल्ट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन का मास रखें और v की जगह रख दें c/3, और ख़ुद ही कैलकुलेटर चला के अगले लेक्चर में मुझे बताइएगा कि हाँ वाकई 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 से बड़ा जवाब आ गया, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन इज़ हैवियर। माने या ना माने, साइंस तय कर चुकी वाकई के चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन भारी हो जाता है। लेकिन अब इंसान अपने ऊपर ही अप्लाई करने लग जाए, हवाई जहाज़ और रॉकेट अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाए, नो, गलत जगह हम चले गए। इसी तरह लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब उसको मटेरियल कैसे हम बनाऊं। अब रॉड की मिसाल दे दी, बुलेट ट्रेन की मिसाल दे दी, ट्रॉलर की मिसाल दे दी। अब ये अपेरेंट है, ये वाला जो रिज़ल्ट है अपेरेंट है। यानी फ़र्ज़ करें आपके सामने लाइक अ फ्लैश एक बुलेट ट्रेन गुजर गई, तो आप इन द विंक ऑफ आई ऐसा महसूस करेंगे कि कोई इतनी बड़ी चीज़ आपके सामने गई है। अब ज़रा जो है बुलेट ट्रेन से कहें साइड पे रुकना, मैं तुम्हारी लंबाई नापूँ, ये तो देखें क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि वो अपेरेंटली छोटा हो गया और जितना तेज़ गुजर जाए। अब देखें, मार्करी की मिसाल है, मेरे हाथ में उतना दम नहीं है, लेकिन अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, मैंने यूँ गुजारा, अब आपको ये 9 सेंटीमीटर का लग जाए अंदाजे से कि कोई छोटी सी चीज़ गुजारी है सर ने बहुत तेज़, तो मतलब ये अपेरेंट हुआ। टाइम, वक्त को अगर थामना है तो आपको ज़र्रा बनना पड़ेगा। मटेरियल चीज़ों को टाइम डिलेशन का आप शिकार नहीं करवा सकते। यानी वक्त आगे बढ़ना ही है, वक्त को आगे मूव करना ही है। टाइम ज़ेरो कभी भी लौट नहीं सकता, यानी जो लम्हा गुज़र गया वो वापस नहीं आएगा, जो आगे के मनाजिर हैं वो वापस नहीं आएंगे गुज़र गए तो। लेकिन ज़र्रा अगर ऐसा है, अगर कोई ऐसा जो है एनर्जी पैकेट फोटोन है, तो वाकई वो सदियां जी आए, करोड़ों लाइट ईयर ट्रैवल कर आए, लम्हे से भी कम गुजरा है उसके लिए। लेकिन अब मैं ये अपने ऊपर फिट कर लूँ कि मैं सदियां जी लूँ और लम्हा ना गुजराओ, ये इम्पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, ख़त्म कर रहा हूँ मैं, कि मेरी रफ़्तार c के बराबर हो गई, यानी मैं नूर बन गया या नूरी रफ़्तार से चलने की करीब आ गया, तो क्या होगा। तसव्वुर लाएं और ख़त्म करें आप भी लेक्चर, कि
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये सब चल रहा था रूट में, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़रा आप इसको रिजल्ट नंबर 1 में रखें, इन्फिनिटी हो गया। देयर आर नो इनफाइनाइट मासेस इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। भारी से भारी क्या है? गैलेक्सी। भारी से भारी क्या है? सोलर सिस्टम। सबके मासेस हैं, गिनतियों में लिखे हुए हैं किताबों में। लेंथ एल नॉट और इंटू ज़ीरो करें, चीज़ गायब हो गई। जितने भी आप तेज़ चल जाएं, आपकी गाड़ी गायब हो गई, आप गायब हो गए? नेवर। यानी देयर आर नो डिमिनिश्ड लेंस, नो डिमिनिश्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, कि चलती हुई चीज़ें सुकड़ के या गुम हो के नज़र नहीं आती। और टाइम, देयर इज़ नो इनडेफिनेटली लॉन्ग इवेंट। लामतनाही वक्त के पर्दे पे कोई इवेंट नहीं है। अगर ये उर्दू समझ में आई, आप 100 साल उम्र पा गए, 100 साल डेफिनेट। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1600 साल अपनी हाफ लाइफ रखता है, डेफिनेट। कोई और ज़िंदगी का मामला है, डेफिनेट। कोई और इवेंट का मामला है, इवेंट, कोई भी इवेंट सोचें, आपकी फ़र्स्ट ईयर, आपकी सेकंड ईयर, आपकी जवानी, आपकी पढ़ाई का ज़िंदगी का हिस्सा, आपकी खेल कूद की ज़िंदगी का हिस्सा, आपकी गाड़ी के एक सफ़र, घर से निकलकर जॉब तक पहुंचने का या इम्तिहान तक पहुंचने का, ये सब डेफिनेट इवेंट्स हैं। देयर इज़ नो इनफाइनाइटली लॉन्ग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन दिस यूनिवर्स। यानी कोई भी इवेंट ख़त्म ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। यानी मौत आनी है, क़यामत आनी है, ये मेरा कंक्लूजन है। मुमकिन है कुछ लोग इससे इख्तिलाफ़ करें। और मास एनर्जी कन्वर्जन तो इसी चैप्टर में आगे दिखेगा। मुख्तसर ये हो गया कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइट की स्पीड बैरियर है, तो ना ऐसी ख्वाहिश पालिएगा ज़िंदगी में और ना ऐसी दौड़ लगाइएगा। ये फाइनल थॉट है, वरना आपको ज़र्रा बनना पड़ेगा, और अगर ज़र्रा बन गए तो अमर तो हो जाएंगे लेकिन नज़र नहीं आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।